स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो कि आज हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है क्योंकि इससे पहले हमारी सभी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था, सेकंड हमने कंप्लीट की, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन उसके बाद सिक्स्थ भी की, देन सेवन्थ भी की, देन 8th, 9th, 10th, 11th, फिर उसके बाद हमारे पास 12th आई, देन उसके बाद 13, देन 14, देन अब देखो 15th यूनिट मैंने खुद छुड़वाई है, ठीक है। आप उसको अपने बेस पे कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। 16 यूनिट हमारे सिलेबस में थी ही नहीं, ठीक है। देन 17 यूनिट हमारी हो चुकी है, 18 हो चुके हैं, 19 हो चुके हैं। मीन्स कि टोटल आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके टोटल 19 यूनिट से 19 यूनिट्स में से हमने केवल 2 को स्किप किया है। ओके, चलो उनको आप अपने बेसिस पे कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। 19 में से 17 यूनिट आप कर रहे हो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है, कंटेंट आपको मिल रहा है, सभी की पीडीएफ वीडियोस सभी अवेलेबल है। चैनल पर विजिट करना है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग सभी यूनिट्स को चेकआउट कर लेना है। सभी सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ सभी सब्जेक्ट्स को अपलोड किया हुआ मैंने, ठीक है। सो चेकआउट कर सकते हैं, बैक टू बैक सभी वीडियोज़ आ रही हैं आपके सामने, देख पा रहे होंगे। MC01 राइट। सो आज हमारा लास्ट, कहूँगी मैं लास्ट चैप्टर है, उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ही है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्लियर है आप सभी को, क्योंकि आज हमारा लास्ट यूनिट है तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ये मान लीजिए पूरा ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी सारे पर्सन इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये किसी पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, इनका कोई मेन गोल है और इस मेन गोल को अचीव करने के लिए सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलेंगे, ये सारे के सारे एक पॉलिसी को अप्लाई करेंगे, है ना। एक तरीके से सभी के सभी व्यक्ति काम करेंगे, है ना। इस पूरे ढांचे को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। एक ब्लूप्रिंट जिसके अंदर हम इस सभी का रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, किसके पास कितनी राइट है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी ड्यूटी है, कितनी पावर है, सब चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन होती है। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट, किसके बारे में? डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है वो अच्छे तरीके से हो। काम दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस, मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस से मेजर किया जाता है कि आपकी डेवलपमेंट अच्छी है या फिर आपकी डेवलपमेंट कैसी है, वर्स्ट है, खराब है, कैसी है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जैसी भी होगी वैसी ही क्या होने वाली है? आपकी डेवलपमेंट होने वाली है। अच्छा, परफॉर्मेंस किसके ऊपर बेस करती है? कि आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया है, राइट। रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तभी तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कि जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है और जो भी आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका यूज़ करना। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मैन पावर है और जो आपके विदाउट नॉन मैन पावर रिसोर्सेज है उनको बेहतरीन तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी परफॉर्मेंस बेटर नहीं आएगी। परफॉर्मेंस बेटर नहीं आई तो हमारी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी, हम प्रॉफिट भी बेहतरीन तरीके से जनरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, मीन्स की मैन पावर के ऊपर, ठीक है। उनकी नीड्स को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को, हर चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उनको एज ए ह्यूमन ही ट्रीट करना होगा। ये नहीं है कि उनसे काम ही लेना है, नहीं, उनसे काम भी लेना है, उनकी इमोशंस को भी ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? कि जैसे कि मशीन हो गई है, ठीक है, प्लांट हो गए हैं, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैन पावर है, रिसोर्सेज है ही नहीं, तो क्या परफॉर्मेंस अच्छी होगी? नहीं होगी। अगर मैंने कहा कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, मशीन भी है, प्लांट भी है, इक्विपमेंट भी है, बट मैन पावर है ही नहीं, इसकी ऑपरेट करने वाला पर्सन है ही नहीं, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? नहीं होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना, जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। परफॉर्मेंस बेटर हुई तो ओवरऑल आपकी ग्रोथ होने वाली है, डेवलपमेंट होने वाली है। क्लियर समझ में आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे आपकी इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, राइट। आप इनको मोटिवेट रखेंगे, आप इनको हर तरीके से सेटिस्फाइड रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके काम को अचीव करने में, आपके जो गोल को अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नोट्स के ऊपर। क्या लिखा हुआ है?
कि जो डेवलपमेंट केवल एक पॉइंट से नहीं बना, एक कंसेप्ट से नहीं बना, ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट को लेकर चलता है, ठीक है। हमारे एम्प्लॉय को भी देखना है, रिसोर्सेज को भी देखना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी देखना है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी देखना है, कंपटीटर को भी देखना है, हमारे कस्टमर को भी देखना है, मीन्स सभी की ओर चारों तरफ नज़र करके देन हमें कोई डिसीजन लेना होगा। ये नहीं है कि आप अपने ही पर्सपेक्टिव से क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, अदरवाइज आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे, सबका कॉम्बिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन चैनल बहुत अच्छा होगा, किसी के बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा, अगर हो रहा है तो आप उसको रिजॉल्व किस तरीके से कर रही हैं, वो सभी चीज़ें मैटर करती है आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जब मैंने 18 चैप्टर करवाया था, चैप्टर नंबर ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस से इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हर चीज़ आप क्या कर रहे हैं, प्लान मैनर से कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे से कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि इतनी सारी अप्रोचेज हैं, इतने सारे मेथड हैं, उन सबको अप्लाई करके देख रहे हैं, नहीं, जो भी बेस्ट मेथड होगा उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जिससे कि क्या इंप्रूव हो सकते हैं, इफेक्टिवनेस एंड द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का जो तरीका है पूरी तरीके से एफिशिएंट और इफेक्टिव वे से वो अचीव कर सके, ठीक है। कैसे अचीव होगा, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं, उन सभी के यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्राइमरी गोल को अचीव करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्यों की जा रही है, देखो डेवलपमेंट करना केवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की वाले बात नहीं की जा रही है, और डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर मैन पावर का भी हो रहा है, क्योंकि इसकी स्किल, अब ये देखो किसी पर्टिकुलर काम को करेगा तो उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, सभी की सभी चीज़ें एनहांस होंगी या नहीं होंगी। अच्छा, अगर ये अपनी बेस्ट तरीके से काम करेगा, ये अपना पूरा पोटेंशियल लगा देगा उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन को तो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ही होगा, इसको भी एक फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज़ को क्या करने वाली है, आइडेंटिफाई करने वाली है। देखो इस वाले मिस्टर एक्स ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, मिस्टर वाई ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, राइट, कि इन्होंने ये डिसीजन अगर नहीं लिया होता तो आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे नहीं होती, है ना। तो कहने का मतलब दोनों तरफ से क्या होने वाला है, उनकी डेवलपमेंट होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम रोशन होने वाला है, जो एम्प्लॉय की स्किल एनहांस होने वाली है, उसकी एक पर्सनालिटी, उसकी एक जो उसका भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उसकी भी गुडविल जनरेट होने वाली है ना। तो ये तभी कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर होते हैं, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की वो रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि उनके बिना कोई भी काम हम क्या नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए ये आपका बहुत, ये तीनों की पर्सन है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाए तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, नहीं चल सकती। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इंक्रीजिंग द ओपननेस ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ हम जो विचारधारा है वो इजीली हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अपनी बातें दूसरों के सामने रखने की पूरी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा हम एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रख पाएंगे, उतने ज़्यादा आइडियाज़, उतने ज़्यादा नॉलेज के साथ कंसेप्ट हमारे सामने आएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम ईजिली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, व्हेन द पीपल फील द कंफर्टेबल, जब इंसान कंफर्टेबल होगा वो अपने आइडियाज़ को, अपने कंसर्न को, अपने फीडबैक्स को ओपनली किसी के सामने रख सकता है, जो कि हमारे डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके जो डिसीजन लेने के अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं, मीन्स कि आपकी जो पहल है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ओपननेस के बारे में बात की जा रही है। कोई भी अपनी विचारधारा अपने उस मीटिंग के अंदर रख सकता है, ठीक है, मीटिंग के अंदर क्या कर सकता है, रख सकता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है कि आओ तुम अपने विचार यहाँ पर रखो, अगर तुम्हारा विचार सही लगा तो हम उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। टू टेक द ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। अब किसी हर एक काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए पूरा काम है, अब पूरे काम को मैंने क्या कर दिया, इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जितने पार्ट्स में डिवाइड किया सबका एक एक ओनर बना दिया। अब ओनर बनाते ही सबके अंदर एक ऐसी पावर आती है, ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये काम करना है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है मेरी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, मेरी रेपुटेशन कम होगी, ऑर्गेनाइजेशन को तो ओवरऑल वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, है ना। बट
मेरा जो मैंने जो कंट्रीब्यूशन करना था उसका नाम नहीं आएगा। तो अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, अपने अपने खुद डिसीजन लो, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंट बनो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जितना भी काम करना है अपने हिसाब से करो। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि एनहांस द कमिटमेंट एंड द सेल्फ डायरेक्शन एंड द सेल्फ कंट्रोल, अपना काम खुद करो इस चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट जाता है प्रमोट द कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि जो ग्रुप बनाया है ना हमने, ठीक है, जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्सन के, सभी पर्सन्स का ग्रुप है। अब वो ग्रुप जब तक एक दूसरे के साथ मेल जोल करके काम नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि सभी अपनी अपनी और अपनी अपनी राय में चल रहे हैं तो क्या होगा, इत्र बित्र होंगे, सबके आइडिया, सबकी सोच, सबकी परसेप्शन, सबके नॉलेज अलग अलग होगी। कोई सोचेगा कि मेरा आइडिया सेलेक्ट किया जाए, कोई सोचेगा मेरा आइडिया सेलेक्ट किया जाए, इस तरह से तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में ये कहा गया है कि आपका जो कोलैबोरेटिव है, मींस कि आपके बीच में जो कॉर्पोरेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, राइट। आपके बीच में एक बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए कि हाँ आप एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के डिसीजन को समझो, एक दूसरे के डिसीजन को सपोर्ट करो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन फेसिंग ए प्रोडक्शन इशू, मैंने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का इशू आ रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सारे इकट्ठा हो गए, ग्रुप में जितने भी थे, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, कैपिटल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब इकट्ठे हो गए। सबने देखा कि रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, उसके ऊपर सबने अपने अपने आइडियाज प्रकट किए। देन उसके बाद हमने एक बेस्ट सोल्यूशन को निकाला। तो ये सब व्यक्ति जितने भी डिपार्टमेंट के थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो इकट्ठा हो गए। तो यही तो मेन बात है कि इनके बीच में कॉपरेशन है, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इतना बेस्ट है कि एक को प्रॉब्लम होती है तो सारे इकट्ठा हो जाते हैं झुंड में, ठीक है। नेक्स्ट जाता है एनकरेज द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनालिसिस एंड द इम्प्लीमेंटेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि उनको वो कह रहे हैं कि एनकरेज करें कि हाँ तुम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करो, हाँ तुम इस चीज़ में, ये जो इवेंट आ रहा है उसमें आप हैंडलिंग पॉइंट आप संभालो। तो उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा या नहीं होगा, उनकी जो लीडरशिप जो फीचर है वो बाहर निकल के आएगी नहीं आएगी, दैट्स इट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि फोस्टर ओपन द कन्फर्टेशंस, दैट मीन्स कि कन्फर्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि इसमें एम्प्लॉय को एनकरेज किया। अब देखो एम्प्लॉय को ये कहा जा रहा है कि हाँ आप पार्टिसिपेट करो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनकरेज ही किया जा रहा है एम्प्लॉय को कि जितने भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करो, जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको पहले नोटिस करो, नोटिस करने के बाद उसको डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद जो भी आपके सामने सोल्यूशन आए, जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हमारे सामने रखो। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दिया था, मैंने जैसे क्लास के अंदर जब स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं तो मैं उनसे ही मोस्ट ऑफ पूछती हूँ कि अब तुम्हारा क्या किया जाए, मेरी पनिशमेंट लोगे तुम अपने आप ही सुधर जाओगे। तो पहले मैं अपनी पनिशमेंट बताती हूँ, देन उनसे पूछती हूँ कि हाँ जी तुम्हारा क्या सुझाव है। तो वो अपने आप ही अपने आइडियाज़ देने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैम ये तरीका ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम ऐसे करके आएंगे, काम इस तरीके से करके आएंगे। तो मुझे उनसे कुछ ना कुछ एक नेक्स्ट आइडिया मिल जाता है जो कि इस बैच की बजाय मैं नेक्स्ट बैच में अप्लाई कर देती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले मैंने एड्रेस प्रॉब्लम को इशू किया, ठीक है, प्रॉब्लम को नोटिस किया कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है, बट जो कॉमन रीज़न क्या होता है कि मैम टाइम नहीं है। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, तो रीज़न क्या है, या तो ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं काम कर रहा होगा या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट जाता है इंक्रीजिंग द पर्सनल एंथुजियम्स एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन। उनके अंदर ना, एम्प्लॉय के अंदर ना एक ऐसी एनर्जी फील करो, ऐसे एक मोटिवेशन एनहांस कर दो जिसके थ्रू उनके वो हमेशा क्या है एक एनर्जी में रहे। इंथ्यूजम का मतलब क्या है, एक उत्साह उनके अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ तो शाम तक मैं अपना पूरा 100% दूँ, अपनी फुल पोटेंशियल से काम करूँ। वो तभी होगा जब वो खुद इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड होगा, मीन्स कि उसकी जॉब से सेटिस्फाइड होगा, उसकी सैलरी स्टेटस से सेटिस्फाइड होगा, उसके सोशल जो ग्रुप है उससे सेटिस्फाइड होगा, उसके इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड होगा। मीन्स कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर उसके अंदर एनर्जी लानी है तो पहली बात उसको खुद सेटिस्फाइड करो, देन उसके बाद अपने आप उसके मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। कह रहे हैं कि क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट वेयर द एम्प्लॉय फील एक्साइटेड। ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए जहाँ पर एम्प्लॉय खुद अपने आप को एक्साइटेड समझे कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, उसके रोल के रिगार्डिंग या फिर उसके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करवा दो, दैट्स इट। नेक्स्ट जाता है बिल्ड अ ट्रस्ट एंड द म्यूचुअल इमोशन सपोर्ट। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, उनके बीच में पहली बात तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एम्प्लॉय की भावनाओं को एम्प्लॉयर समझे, एम्प्लॉयर की भावनाओं को एम्प्लॉय समझे। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ने मुझसे क्या चाहिए, ऑब्वियस से बात है, ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए विद इन अ टाइम, विद इन अ कॉस्ट। एम्प्लॉयर को पता है कि इसकी जो बेसिक नीड्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फिर मैं कहूँ कि जो भी अदर नीड्स है वो इसकी कंप्लीट कर दे। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, आपस में बॉन्डिंग क्रिएट होगी। जैसे जैसे बॉन्डिंग क्रिएट होगी ये आपस में एक दूसरे से सपोर्ट करेंगे, और इवन मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? इंक्रीजिंग द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता है क्या करें कि जो ग्रुप है और जो इंडिविजुअल है, देखो ग्रुप में तो सबको कह दिया कि हाँ सब ग्रुप की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, इंडिविजुअल की भी ये बता दो कि हाँ जी तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। जैसे शादी के अंदर एग्जांपल दिया था मैंने कि एक पर्टिकुलर शादी होती है, तब वहाँ पर इतने सारे काम होते हैं, तो हल्दी का किसी को काम दे दिया, मेहंदी का किसी को काम दे दिया, हलवाई का किसी को काम दे दिया, ठीक है, गेस्ट आ रहे हैं उनको ट्रीट देना किसी को काम दे दिया, जा रहे हैं तो उसको ट्रीट देने का अलग काम दिए जा रहे हैं। तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करवा दो, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये काम करना है, और काम कंप्लीट होने के बाद उनको प्रेज करो कि हाँ तुमने इतना अच्छा से काम किया है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करवाती है, मान लीजिए जागरण करवाती है, ठीक है, तो जागरण करवाना एक छोटा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वहाँ पर काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती है, काफ़ी सारी अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है, राइट। वो सभी चीज़ें हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो उनकी जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है कि हाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। समझ पा रहे हैं? क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये थे बच्चे ऑब्जेक्टिव आपके, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की प्रोसेस को। प्रोसेस क्या है कि हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, परफॉर्मेंस को अच्छा लेकर आना है, अपने ऑब्जेक्टिव को विद इन अ टाइम, विद इन अ कॉस्ट, विद इन अ एफिशिएंसी के साथ हमें करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी करंट जो सिचुएशन है ना सॉरी, करंट जो सिचुएशन है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन को इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी करना पड़ेगा जिससे मुझे क्या पता चल जाए कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, और वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस क्या मतलब क्या है कि जिसमें आप कमज़ोर हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ से हमें क्या रिसीव होती है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ है, मेरे को ये पता है कि मुझे ऑनलाइन एक्सेस करना आता है, ठीक है, मुझे ऑनलाइन डाटा ऑपरेट करना आता है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या थी कि मैंने लॉकडाउन में अपने आप को सर्वाइव कर लिया, है ना। ऑफलाइन टीचिंग बंद हो गई थी तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। अगर मैंने कहा कि मुझे डिजिटली कुछ चलाना नहीं आता तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे मेरी कंपनी की, मुझे अपनी इसकी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को समझना होगा कि मैं किस चीज़ में तो बेहतरीन हूँ, किस चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ। जैसे मैंने अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, डाटा को कलेक्ट किया, देन वो डाटा देखो किसी भी तरीके से कलेक्ट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात की जाए, जैसे सर्वे किया जाता है ना, यूट्यूब पे कभी ऐड देखिए कि आप इस कंटेंट से खुश हैं, आप इस कंटेंट से एग्री है, डिसएग्री है, सुपर एग्री है, नॉर्मल है, वो क्या होता है, सर्वे ही तो होता है, ठीक है। उसे हम क्वेश्चनरी के अंदर भी डाल सकते हैं, बट अलग अलग होते हैं ये। बट अभी हमारा कंसेप्ट ये नहीं, क्योंकि इसको हम MCO 03 के अंदर स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में, ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर, कि सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनरी क्या होते हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। इंटरव्यू करने से, ऑब्जर्वेशन करने से हमें क्या मिल जाता है, कलेक्शन हो जाता है डाटा का। अब वो हमारे सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर है हमारी कंपनी के रिगार्डिंग कि हमारी कंपनी की ये सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल ध्यान से समझना कि एक एम्प्लॉई है, सॉरी एक कंपनी है जिसके अंदर जो एम्प्लॉई है ना, वहाँ पर जो टर्नओवर है ना एम्प्लॉई की, मीन्स की जो छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अब मुझे ये पता चल गया कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई छोड़ के जा रहे हैं, मुझे अभी रीज़न नहीं पता चला। रीज़न पता चला बाद में, मैंने बहुत एनालिसिस किया, सर्वे किया, इंटरव्यू लिए एम्प्लॉइज़ के कि तुम लोग छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर कैरियर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मीन्स कि हमारा करियर आगे नहीं बढ़ सकता, हम फ्यूचर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने क्या कहा, एनालिसिस किया, फीडबैक तो ले लिया हमने एम्प्लॉय से, इसके ऊपर अब हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या है, हम ढूंढेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, की इशू पता चल गया, की इशू मुझे पता चला कि मेरे यहाँ पर क्या नहीं है, मेरे यहाँ पर करियर की डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि अपॉर्चुनिटी नहीं है।
जिसके कारण मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। मैंने उस हाईलाइट जो पैटर्न था कि किस तरीके किस तादाद में क्या छोड़ के जा रहे हैं, ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं या फिर एक दो छोड़ के जा रहे हैं या फिर कम छोड़ के जा रहे हैं, किस ट्रेंड को मैंने पहचाना कि किस रेशो से मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जा रहे हैं, मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया। देन फाइनली फिर क्या आया, मैंने इस टॉपिक के ऊपर प्लानिंग करनी शुरू की। जितने भी मेन हेड थे उन सब ने प्लानिंग करनी शुरू की, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, क्या कहते हैं कि डेवलप द स्ट्रैटेजी को डेवलप किया और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो चुका था इश्यूज़ क्या थे। हमने इंप्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रैटेजी का यूज़ किया और जो भी एक्शंस लेने थे वो हमने तैयार कर लिया, ठीक है। क्या तैयार किया होगा, हमने कहा कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हम एडिशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आएंगे, इसकी नई स्किल्स को सिखाने के लिए आपको प्रोग्राम्स देंगे। ये अभी प्लानिंग की है। जो प्लानिंग की है उसको अब हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई किया, मैंने जो सोचा था, जो भी हमने विचार किया था, एनालिसिस किया था, अब उसको क्या कर दिया है, एक्शन में ले लिया। मीन्स कि अब आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी देने लगे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस जो भी एम्प्लॉयर से, ठीक है, जो भी वर्कशॉप थी हमने आपको प्रोवाइड करने दे दी। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वॉल्व द ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, सपोर्ट टू हेल्प द एम्प्लॉय अडेप्ट टू द चेंज। मीन्स कि अगर कोई ट्रेनिंग सेशन देना है, ट्रेनिंग दो। कम्युनिकेशन में दिक्कत है तो कम्युनिकेशन दे दो, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग दे दो। अगर मुझे कोई लग रहा है कि हाँ मैं नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हूँ, किसी सॉफ्टवेयर को मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो उसको सिखाएंगे पहले, बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स कि पहले चेंज लाने से पहले उनको सिखाना है, देन उसके बाद चेंज लेके आना है। क्लियर है। इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेल्युएट भी तो करेंगे ना कि क्या हमारे सिखाने का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कोई आउटकम हमें अचीव हुआ या नहीं हुआ, या फिर वैसे ही हम लगे हुए हैं, है ना। तो हमने इश्यूज़ को देखा, इश्यूज़ के ऊपर एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर प्लान किया, प्लान करने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब फाइनली आ जाता है कि हमें असेस करनी है उसकी इफेक्टिवनेस, ठीक है। इंटरवेंशंस एंड द डिटरमाइन इट्स इफ द डिजायर्ड आउटकम आर अचीव्ड। जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था उसके ऊपर हमें क्या अचीव हुआ है उसको चेकआउट करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। जैसे हमने इन इंटरवेंशंस को चेकआउट किया, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके ऊपर इवैल्यूएशन किया, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के बाद, सोल्यूशन देने के बाद, हमने सर्वे में पाया कि जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं और उनकी जो टर्नओवर है डिक्रीज हो गई 20%, है ना। तो रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये फीडबैक होगा और ये हमेशा चलता रहता है, इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा चलता रहेगा कि हाँ चेकआउट करते रहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों की हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की। क्लियर है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले डायग्नोस करेंगे, मीन्स की पर्टिकुलर करंट सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर मुकदमा है के ऊपर क्या करने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम है, मुकदमा नहीं प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन इवेल्युएट करेंगे कि हाँ कैसा रिजल्ट रहा है हमारे प्लानिंग का, हमने जो भी हमने प्लान किया था क्या रिजल्ट रहा है वो चेकआउट करेंगे, देन वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एरिया क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस टू एनकाउंटर्स दीज प्रॉब्लम्स एरिया ब्रीफली। मीन्स की प्रॉब्लम आ रही है, इट्स ओके, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या सुझाव है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आपको बाधा दे रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है ना। बाधा दे रहे हैं जो आपकी इफेक्टिवनेस और आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है, हर्डल क्रिएट्स कर रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहला क्या है, जब आपके बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता। अब मैं मान लीजिए मैं आपको चैप्टर समझाए जा रही हूँ पर आपके तक मेरी आवाज़ है, मेरा जो ये मैं लिख रही हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मैं दिखाई नहीं दे रही, मेरे एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप कुछ और समझ जाए इस चीज़ों को, है ना। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर मैं कहूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा र्यूमर्स के थ्रू फैल जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, लो एम्प्लॉय मोरल एंड एंगेजमेंट। एम्प्लॉय का ना मोटिवेशन जो लेवल है ना, मोस्ट ऑफ क्या होता है, गिरता चला जाता है। रीज़न क्या है, जब उसको ये लग रहा है कि मैं इतना मेहनत से काम कर रहा हूँ, मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, मेरी मेहनत को रिवॉर्ड ही नहीं दिया जा रहा, तो तभी मोटिवेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है जिस इंटेंशन से आप गए थे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अचीव करने के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता होगा,
या फिर आप कुछ सोच के गए थे, वहाँ पर आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मीटअप नहीं हुआ, तब आपको ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाता है कि जो एम्प्लॉई मोरल नहीं होता, मीन्स कि वो मोटिवेटेड नहीं होता, तो इस सिनारियो के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। जिसके अंदर थ्योरी एक्स का जो कंसेप्ट है ना, थ्योरी एक्स एंड वाई पढ़ा था हमने, है ना, याद है डगलस जी ने दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो थ्योरी एक्स वाले ट्रीटमेंट वाले पर्सन क्या है, जो केवल पैसे कमाने के लिए ही क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट जाता है रेसिस्टेंस टू चेंज। कुछ ये भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए कहती है कि हाँ हमें नई चीज़ें ये अडॉप्ट करनी चाहिए, बट बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, कहते हैं नहीं कहते। तो इस सिनारियो के अंदर क्या किया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा कि पहले जैसे लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन का कोई इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन का कितना सिस्टम क्रेज हो गया था। बट जिनको नहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हाँ भाई आज से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनलाइन लेक्चर लेंगे या फिर ऑनलाइन डिलीवरी कर लेंगे, तो जिनको ऑनलाइन वेबसाइट्स को ऑपरेट करना ही नहीं आ रहा था, तो वो तो कहेंगे ना नहीं सर हम ऑफलाइन ही ठीक है। और चेंज लाने के लिए ये भी प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की, है ना। इनइफेक्टिव लीडरशिप के बारे में बात कीजिए। लीडरशिप कौन होता है, जो लीड करता है, जो डायरेक्शन देता है कि हाँ जी ये काम ऐसे होगा, हाँ जी ये काम ऐसे होगा, है ना। अगर वही डायरेक्शन लेस होगा, मीन्स की लीडर को ही नहीं पता कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, तो आप जो मीन्स की एम्प्लॉई जो है काम करने वाले, वो भी डायरेक्शन लेस रहेंगे, उनको भी नहीं पता कि कैसे क्या काम करना है। अनक्लियर डायरेक्शन होगी, लैक ऑफ सपोर्ट होगा। और अगर ऐसा किसी सिनेरियो है तो जब ग्रुप के जो पर्सन होंगे तो वो सोचेंगे कि अब मेरी बात मान ली जाए, अब मेरी बात मान ली जाए, मेरी बात मान, तो एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट उठना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वजह से टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अरेज हो जाता है। क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले टीम बिल्डिंग की एक भावना क्रिएट करनी होगी। मीन्स कि जब ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपस में एक दूसरे के बीच में भावना इस तरीके से होनी चाहिए कि हाँ वो आपको समझे, वो मेरे को समझे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बोली थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। मीन्स कि आपके और इसके बीच में एक प्रॉपर भावना नहीं चाहिए। टीम होना चाहिए स्पेसिफिक। टीम कब बनती है, टीम कब बनती है, चैप्टर नंबर में डिस्कस किया था टीम बिल्डिंग एंड द लीडरशिप में, कि टीम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, और जो भी आपने कंप्लीट किया उसके रिगार्डिंग आपको रीइंफोर्समेंट या फिर मैं कहूँ कि रिवॉर्ड दिया जाता है, यस या नो। तो यहाँ पे इम्प्रूव द वे वर्क ग्रुप फंक्शंस टुगेदर, एक साथ काम करने के फंक्शंस को, एक साथ काम करने के तरीके को आपको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो उसको डिस्कस करो, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाइड करो, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे आ जाता है सेंसिटिव ट्रेनिंग। सेंसिटिव ट्रेनिंग का मतलब पता है कि जो हमने ट्रेनिंग वाले चैप्टर में भी, आई होप तुम्हारा तो होगा नहीं, ये ग्रेजुएशन में भी आता है, ट्रेनिंग का जो लेसन होता है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। तो सेंसिटिव ट्रेनिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रुप के अंदर एक टीम बिल्डिंग का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पता है क्या होता है कि जो टीम मेंबर होते हैं ना, वो आपस में एक ग्रुप में बैठते हैं, ठीक है, अपने अपने सुझाव देते हैं, और सभी के सुझाव को क्या करते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, और उनसे सीखते हैं। तो सेंसिटिव ट्रेनिंग क्या है, जहाँ पर यहाँ पर तभी लिखा गया है कि इनके बीच में एक आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, एम्प्लॉय के बीच इसके अंदर, ठीक है। वो एक रोल अदा करते हैं कि ये इसने कोई रोल प्ले किया तो इसकी भावना को समझा जाता है, इसको ने रोल अदा किया तो ये इनकी भावना को समझा जाता है। एक ग्रुप होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है, और उसके ऊपर सबकी विचारधारा सुनी जाती है और अपनी विचारधारा रखी जाती है। तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यहाँ पे कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ना, उसको सबसे पहले सेट किया जाता है, ठीक है। उस सेट करने के बाद उसे सभी पर्सन के साथ क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और जिस भी पर्सन की जैसी जैसी भी कैपेबिलिटी होती है उसको वही एक्टिविटी दे दी जाती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है, उनको जो काम दिया है वो पीरियोडिकली बेसिस पे रिव्यू किया जाता है, और देन उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाता है। ये पूरी जो मैंने स्टेप बताई ना, कि पहले गोल सेट किया जाए, उनको बताया जाता है, देन उसको एक चेक पॉइंट दे दी जाता है, मीन्स कि सबको अपने अपने काम दे दी जाते हैं, और पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी एबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाएगा। ये भी अब देखो, मैंने कहा कि मुझे 10 तारीख से पहले 10 सितंबर से पहले सारा काम चाहिए, चाहे कोई कैसे ही करे। तो ये आपस में एक दूसरे की मदद भी लेंगे, और मदद लेंगे तो कॉर्पोरेशन हो गया, ग्रुप में कम्बिनेशन हो गया,
ठीक है। प्रोसेस कंसल्टेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस कंसल्टेशन का मतलब है कि हर महीने, हर 2 महीने के अंदर बाहर से कोई पर्सन आता है, ठीक है, जैसे अपने कॉलेजेस के अंदर भी आते हैं ना, जैसे कि वर्कशॉप वाले आते हैं, पर्सन्स आते हैं, सर आते हैं, ठीक है, एक्सपर्टाइज आते हैं, वो आपको क्या करवाते हैं, हर एक कोई ना कोई एक अलग मुद्दे पर आता है, अलग अलग मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करके चला जाता है ना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो आएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे, जो कमी नज़र आएगी उसके ऊपर अपने इंप्रूवमेंट देकर, अपने सजेशन देकर चले जाएंगे कि हाँ इस चीज़ को ऐसे इस चीज़ को ऐसे अल्टर किया जा सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जाता है कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी का मतलब क्या है? अकाउंट के चैप्टर के अंदर हम कंटिजेंट को बैलेंस शीट के बाहर लिखते थे, याद है? उसमें क्या कहते थे कि कंटिजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन, जो ऐसी आपदा जो हमें नहीं पता कब आ जाए, अचानक आने वाली विपत्ति को कहा जाता है। एकदम से मैं कहूँ भूकंप आ जाए, एकदम से मैं कहूँ कि यहाँ से बांध टूट जाए और आप पानी से ऐसे सैलाब बढ़ जाए, तो ये क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको भी नहीं पता, और इन चीज़ों के लिए जो सिचुएशन होती है ना उस टाइम पे, उसी टाइम पे आपको जो भी डिसीजन आपको बेटर लगे आप वो करते हो। तो यहाँ पर आ जाता है सोल्यूशन यही है कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर कि हमें वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी जो आपकी स्पेसिफिक नीड है, आपकी स्पेसिफिक जो सिचुएशन है उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट और द सिचुएशन के टाइम आप डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। रोल एनालिसिस का मतलब क्या है? हर एक एम्प्लॉई का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग रोल होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब एम्प्लॉई यहाँ से सबका, देखो यहाँ पे सभी को अलग अलग टास्क दिए गए हैं और सबके टास्क को मिलाएंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। अब मैंने कहा जिसका भी जो भी रोल था उनको मैंने आइडेंटिफाई किया, उनको बताया कि हाँ तुम्हारी वजह से मुझे ये अचीव हुआ है, तुम्हारी वजह से हमने ऑर्गेनाइजेशन में ये गोल अचीव किया। अगर तुम नहीं होते, मतलब इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना एम्प्लॉई के अंदर ना मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल को एक्सप्लेन किया जाता है। क्लैरिफाई द रोल एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ टीम, जो कि आपकी टीम के अंदर है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रॉपर डिस्कस किया जाता है। देन उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको रिकॉग्नाइज भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे उसका मोटिवेशन क्या हो, अनाउंस हो। इंटर ग्रुप एक्टिविटी तो पता लग गया होगा, आपस में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ काम करना। थर्ड पार्टी पीस मेकिंग का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी पीस मेकिंग मीन्स कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक थर्ड पर्सन आता है जो कि इस पार्टी को भी जानता है और पहली पार्टी को भी जानता है, इस पार्टी को भी जानता है। इनके बीच में एक थर्ड पर्सन आता है, ये वाला, जो इसको भी जानता है, इसको भी जानता है। ये दोनों के बेसिस पे क्या करने वाला है? डिसीजन सुनाने वाला है, ठीक है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, रिजॉल्व कर देता है डिस्प्यूट्स को। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जाता है जॉब डिज़ाइन एंड द रीडिज़ाइन। ये चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि जॉब डिज़ाइन और रीडिज़ाइन का मतलब क्या होता है। ये आई होप हमने यहाँ पे किया था, जॉब डिज़ाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो, आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से मेंटेन कर रहे हो कि नेक्स्ट पर्सन को इजीली समझ में आ जाए कि उसके रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सैलरी स्टेटस, उसकी अथॉरिटी क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे अप्रोचेस डिस्कस की थी। एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपकी रोल, यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर आपकी सैलरी, यहाँ पर आपके टास्क, यहाँ पर आपकी ड्यूटी, यहाँ पर आपकी अथॉरिटी, सब कुछ बढ़ता है, राइट। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन था यही शेप में, मान लीजिए पहले ये बॉक्स यहाँ पे था तो आपने यहाँ रख दिया, ये यहाँ पर था तो आपने यहाँ रख दिया। मीन्स कि आपने क्या कर रहे हो? रीडिज़ाइन कर रहे हो, री थिंकिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। क्या पता सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दो, ठीक है। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि अगर पहले कोई ये व्यक्ति मान लीजिए स्कैनिंग का काम कर रहा था, कंप्यूटर पे काम कर रहा था, अब उसको कंप्यूटर पढ़ाने का काम दे दिया, अब उसके बाद उसको गेम पीरियड दे दिया है। तो ये ऐसे इस तरीके से जॉब को क्या किया जा रहा है? रोटेट किया जा रहा है। एक ही पर्सन है, जॉब अलग अलग है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, मान लीजिए 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इसको क्या किया जा रहा है? हर जॉब के ऊपर मूव किया जा रहा है, जिससे क्या है ओवरऑल एक्सपर्टीज उसको मिल जाएगी। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर आपकी रोल बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सैलरी नहीं बढ़ती यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये क्या होता है आपका हॉरिजेंटली होता है, ये कुछ इस तरीके से फैलता है, ये ऊपर की हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे?
क्वालिटी सर्कल्स के बारे में बात की जाए, सर्कल्स का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जो कंसेप्ट हमने बोले, मीन्स कि मान लीजिए हमने मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरे को क्या करना है, MCO 01 से लेकर MCO 07 तक मुझे कंप्लीट बुक कंप्लीट करवानी है। आज मेरा MCO 01 कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे कि आज हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई है। तो ये छोटी छोटी जो सेलिब्रेशन होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जिनके ऊपर हम अपने इंजॉयमेंट करते हैं, जो कि मेरे को मोटिवेशन दे रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, इम्प्रूव द वर्क क्वालिटी एंड द प्रोसेस थ्रू द स्मॉल ग्रुप द डिस्कशन। छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन किए जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स पे किए जाएंगे, ठीक है। अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं देन नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा, नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपकी क्वालिटी को एनहांस किया जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा रहा है, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जो कंसल्टिंग का मैंने ऊपर पॉइंट बताया, ये यहाँ पर इंप्रूव द पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को में ही डेवलपमेंट किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, चैप्टर हो गया फिनिश। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर प्रोसेस पे पूछा गया, ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, फिर दोबारा से इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव एंड कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया क्योंकि आपको आपकी बुक में अंदर ना आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है यही पॉइंट, बट ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये समझा ही दिया कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट करने वाले, ठीक है। चलो पूरे चैप्टर की समरी आपकी ये रही, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन फाइनली आज हमारा MCO 01 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं MCO 03 से स्टार्ट करेंगे या फिर हमें 7 से स्टार्ट करूँ, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, बट हाँ सारा सिलेबस होगा, डोंट वरी, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो अगर ये PDF लेना चाहते तो ₹9 आपको पे करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप नंबर का और ईमेल आईडी का, तो आप वहाँ पे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, MCO 01 कंप्लीट बुक का पैकेज लेने के लिए आप हमारी टीम से साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो आपको कैसे आपको पे करना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अफोर्डेबल रहने वाला है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, इंडिविजुअल लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ₹9 पे करना होगा, बट अगर आप पूरी कॉम्बिनेशन बुक की बुक लेना चाह रहे हैं, 19 चैप्टर्स की PDF लेना चाहते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको कंसेशन पे मिलने वाला है। ओके, सो आप वो टीम से कंसर्न करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टाटा बाय बाय। एंड बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल अच्छे से करके आना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी।